यूनिवर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज पोस्टर एंड बायोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। इससे पहले जो हमारे पास टॉपिक था हमने डिस्कस किया दैट वाज कार्बोहाइड्रेट्स, कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनकी क्या बायोकेमिस्ट्री होती है, ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, वगैरह वगैरह। आज हमने देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। तो सबसे पहले आप कुछ जनरल कंसेप्ट्स अपने जहन में बिठाएंगे, तभी आपको फिर समझ आएगी बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले जो आपके पास है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लाइकस है उसका मतलब होता है स्वीट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहां से मतलब स्वीट है ग्लूकोज, जो बेसिकली ग्लूकोज होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम ग्लूकोज की बात करते हैं कि ग्लूकोज जब आपके बॉडी के अंदर जाती है तो ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज आपको एटीपी बना के देती है, और एटीपी एनर्जी को हम कहते हैं, एनर्जी का पैकेट होता है एटीपी। तो ये है बेसिकली ग्लाइकोलिसिस। इसको आप मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, जैसे एम्बडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे, या ईएमपी एम्बडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे, इसको ये भी कहते हैं। देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक बात शुरू होगी फूड से, खाने से। आप कोई भी खाना खाते हो, आपके खाने का हिस्सा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने का हिस्सा हैं। जैसे कि आप जब रोटी खा रहे हो तो रोटी जो है गंदम है और वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब आप जो है खाने किसी चावल वगैरह के साथ खा रहे हैं, सालन के साथ खा रहे हैं, या फिर आपके सालन में जो है इस तरह कोई स्वीट है, कोई भी मीठी चीज, वो कार्बोहाइड्रेट है। ब्रेड जो है, डबल रोटी ब्रेड, वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चीनी कार्बोहाइड्रेट है। तो जो भी मीठी चीजें होती हैं या रोटी होगा वगैरह, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अब आपके पास जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो और वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके स्टमक में जाएंगी, स्टमक से वो इंटेस्टाइन में जाएंगी, तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर बना देते हैं ग्लूकोज। तो एंड प्रोडक्ट उनकी ग्लूकोज होती है। ठीक है, अब ग्लूकोज ने क्या करना होता है, आपकी जीआईटी से, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन से ग्लूकोज चला जाता है आपके ब्लड में। ठीक है, वहां से ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। तो यानी कि आपने खाना खाया, खाने में कार्बोहाइड्रेट थी, वो कार्बोहाइड्रेट जीआईटी में गई और जीआईटी से वो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई, ग्लूकोज चला गया ब्लड में। अब हमने देखना है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या काम करता है। तो देखें, जब आ गई आपके पास ग्लूकोज ब्लड में ना, तो अब चार तरह के काम हो सकते हैं। सबसे पहला है स्टोरेज। मुख्तलिफ तरह के मसल्स में ये चला जाएगा, ग्लूकोज मसल्स में चला जाता है, एडिपोज टिश्यू में चला जाता है और वहां पे स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। स्टार्च वैसे प्लांट में होती है, और सुक्रोज जो चीनी है। मोस्टली ग्लाइकोजन ह्यूमंस में या एनिमल्स में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में, और ये मसल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। पहला काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम, आपको अच्छी तरह पता है कि आपके बॉडी में 24 घंटे न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। तो न्यू सेल्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स चाहिए, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह चाहिए, पॉलीसेकेराइड चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज है, दूसरा काम ये करती है कि ये आपके सेल्स के फॉर्मेशन में यूज हो जाती है, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह बनाने में यूज हो जाती है। तो दूसरा काम ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा काम क्या हो सकता है कि जब सेल्स बन रहे हैं तो सेल्स को डीएनए भी तो चाहिए। हर सेल में डीएनए होता है, हर सेल में आरएनए होता है, और डीएनए और आरएनए का एक हिस्सा है राइबोज 5 फॉस्फेट। नाउ राइबोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाती है राइबोज में, और राइबोज हेल्प करता है डीएनए बनाने में, आरएनए बनाने में। तो यानी तीसरा काम ये होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है राइबोज में और आपके डीएनए वगैरह बनाने में यूज होती है। चौथा काम, जब भी आप कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वर्क के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी है एटीपी। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होती है पायरुवेट में, और पायरुवेट से आगे बनती है एटीपी। ये पूरा एक प्रोसीजर है। ये जो चौथा काम है, जहां पे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो और पायरुवेट एटीपी बना के दे, ये आपके पास कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ये चौथा काम है।
और मोस्टली हम यहाँ पे आज जो हमारा लेक्चर है ये ग्लाइकोलिसिस को हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट बनता है और पायरुवेट किस तरह से आपको एटीपी बना के देता है। सो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एज ग्लाइकोलिसिस। वैसे ग्लूकोज के जब ब्लड में है तो 4 पाथवेज हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस जो है उसके 2 फेजेस हैं, एक है प्रिपरेटरी फेज और एक होता है पे ऑफ फेज। ठीक है, अब मैं आपको जरा ये पेज पर समझाता हूं कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने बात की कि फूड होती है, ठीक है, सबसे पहले फूड है, फूड आपने ली, फूड गई जीआईटी में यानी स्टमक और इंटेस्टाइन में। ठीक है, फूड स्टमक और इंटेस्टाइन में जब आई तो वो कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज में और ग्लूकोज चला गया आपके ब्लड में। ठीक है, अब ज्यादातर वर्क डन आपके मसल्स करते हैं, मसल्स। ठीक है, तो फर्ज कीजिए आप काम कर रहे हैं या आपका मसल है तो मसल्स में चाहिए होती है एटीपी। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज जो है ये आपके मसल्स तक, ब्लड के थ्रू आपके मसल्स तक पहुंचेगी। अब मैं आपको एक मसल सेल बना के देता हूं कि फर्ज कीजिए ये एक मसल सेल है, ये बड़ा सा। ठीक है, यहां पे ग्लूकोज आई है सेल के अंदर, ग्लूकोज कन्वर्ट होगी इनटू पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगी पायरुवेट में। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, इसको हम कहते हैं C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। पायरुवेट होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड, तो यानी कि 2 पायरुवेट बनते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, 2 पायरुवेट बनेंगे, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। ये तो एक फेज है। अब क्या होता है कि आपके सेल्स में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पायरुवेट जो है, दोनों पायरुवेट ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 कार्बन कंपाउंड में, यानी ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये होते हैं 2 कार्बन कंपाउंड, यानी 2-2 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ये एसिटाइल को ए चला जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला एसिटाइल को ए भी अपना एक साइकिल चलाता है और ये वाला भी अपने एक साइकिल चलाता है। ये जो साइकिल है, इस साइकिल को हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक साइकिल चलता है इनसाइड योर माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनती हैं और वो प्रोडक्ट्स बनने के बाद एक चेन चलती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी ये 2 काम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जब ये 2 काम होते हैं तो एंड पर आपको ढेर सारी एटीपी मिलती है, बहुत सारी एटीपी। और वो बहुत सारी एटीपी कितनी होती है वो मैं फिर आपको एनर्जेटिक्स में समझाऊंगा। टोटल एंड पे आपके पास 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स आते हैं, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स इन दोनों साइकिल से। ठीक है, तो ये आपके पास स्टार्ट लिया था हमने, देखें फूड से ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड सेल के अंदर गया, 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, 3 कार्बन फिर 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ और 2 कार्बन गई माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 साइकिल चलते हैं, एक तो सिट्रिक एसिड साइकिल है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब आगे क्या होता है कि आपके पास ये एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक शुरू होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एक उसके साथ एटीपी जुड़ा, फॉस्फेट जुड़ गई, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी इसमें आइसोमरेज एंजाइम काम करते हैं, उसका आइसोमर बनाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। इसके साथ मजीद एक एटीपी अटैच होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम यहां पे लगेगा और एक और एटीपी अटैच हो जाएगा, तो फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट, या इसको बिसफॉस्फेट भी कहते हैं, बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो एक एटीपी लगा 1 कार्बन पे, एक एटीपी लगा 6 कार्बन पे। ये जो कंपाउंड होता है बड़ा अनस्टेबल है, इसके साथ एक एंजाइम जुड़ता है एल्डोलेज और इसको कन्वर्ट कर देता है 2 कंपाउंड्स में, यानी वो होता है 6 कार्बन का कंपाउंड, बीच में टूट गया तो 3 कार्बनें अलग हो गई, 3 कार्बनें अलग हो गई। एक को हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट,
और ये दोनों आपस में भी आइसोमरेज के थ्रू इंटरकन्वर्टेबल है। अब इससे अगला स्टेप क्या है, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन अपनी तरफ से और ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट वो अपनी तरफ से। इनका अगला स्टेप, दोनों कंपाउंड्स बनाते हैं अलग अलग से 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट, यानी एक और एटीपी यहां से जुड़ रहा है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट बन रहा है। मजीद वो कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, यानी एडीपी उससे एक फॉस्फेट वापस ले लेता है, तो एक फॉस्फेट कम हो जाता है, बचेगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, यानी यहां से भी 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा, यहां से भी 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा। फिर नेक्स्ट जब आ जाते हैं वो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत एक फॉस्फेट जो है वो थर्ड कार्बन से दूसरी कार्बन पे कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट दोनों साइडों पे, इधर भी 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, इधर भी 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा इनटू पायरुवेट। तो दोनों साइडों से, इधर से भी पायरुवेट बना और इधर से भी पायरुवेट बना। ये भी जो है टोटल इसमें 3 कार्बन्स होती हैं और इस पायरुवेट में भी टोटल 3 कार्बन्स होती हैं। अब ये आपके पास वो फेज था जहां तक बात होती है साइटोप्लाज्म की। अब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं गया, यानी ये जो सेल था आपके पास जिसमें आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ग्लूकोज आई थी और ग्लूकोज एंड पे कन्वर्ट हुए पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट ने कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सो पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, यानी 3 कार्बन कंपाउंड जब 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो एक कार्बन यहां पे कम हो रही है, उस कार्बन के बदले हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है जिसको पैकेट है NADH, ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है, ये चला जाएगा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया और यहाँ पे इसका एक पूरा साइकिल चलता है, उस साइकिल को हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये देखिए, ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, एसिटाइल कोएंजाइम आया, ये मिल जाता है सिट्रेट के साथ, सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बनता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट और हमें एक NADH मिलता है। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट से मजीद एक कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, जिसके बदले में हमें मिलती है ATP। सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में और वहां से भी FADH2 आएगा। फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट में और मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में और वहां से भी हमें NADH मिल जाता है और ऑक्जेलो एसीटेट वापस कन्वर्ट होता है सिट्रेट में। तो यानी ये पूरा साइकिल इस तरह से चलता रहता है। तो ये एक कोएंजाइम ए है। इसके साथ आपको याद है पायरुवेट 2 थे, एक साइड पे था, दूसरी साइड पे था, तो दोनों तरफ से सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, यानी टोटल एट अ टाइम 2 सिट्रिक एसिड साइकिल चल रहे हैं, ठीक है। और एंड पे आप देख लें आपको NADH मिल रहा है, ये एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं NADH के। इसके अलावा FADH2 का मॉलिक्यूल मिल रहा है यहाँ पे, तो एक साइकिल से भी मिल रहा है, दूसरे साइकिल से भी मिल रहा है, तो टोटल 3 जमा 3 6 NADH मिल रहे हैं और एक यहां से, तो टोटल 2 FADH2 मिल रहे हैं। फिर आप ये देख लें ATP भी साथ में मिल रहा है, ATP एक यहां से मिल रहा है, एक दूसरे साइकिल से मिल रहा है, तो 2 ATP भी मिल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो यानी बहुत सारी एनर्जी हमें इस साइकिल में मिल जाती है। अब क्या होता है, ये जो NADH है और FADH2 है, इसके पास आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक ट्रांसपोर्ट चेन में डोनेट कर देते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारी ATP मिलती है, यानी एक NADH 3 ATP बना के देता है, एक FADH2 2 ATP बना के देता है, तो एंड पे आपको बहुत सारी ATP मिल जाती है। अब जरूरी चीज है बायो एनर्जेटिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि आपको टोटल कितनी ATP मिलती है। यहाँ पे बात याद रखें बात कि ये जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है, ये प्रोसेस 2 तरीके से चलता है, ठीक है। अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा, यानी ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये अलग से, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन कम है, तो ये अलग एनर्जी देगा, यानी यहाँ पे फर्क है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP डिफरेंट है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ATP डिफरेंट है।
जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो टोटल आपको 36 एटीपी मिलते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो टोटल आपको 2 एटीपी मिलते हैं, यानी 2 से ज्यादा एटीपी फिर आपको नहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। आपके पास ये सेल है और सेल के अंदर ये जो आपके पास ग्लूकोज थी, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुई एट द एंड पाइरुवेट में, ठीक है। तो यहां से भी पाइरुवेट बना है, आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड है, एक 3 कार्बन पाइरुवेट इधर और साथ में 3 कार्बन पाइरुवेट इधर। इस तक, यहां इस लेवल तक आपको मिलते हैं एक एटीपी यहां से, एक एटीपी यहां से, तो टोटल 2 एटीपी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में और उसने जाना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बाकी मजीद जितना भी काम है वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा है NADH बनता है और FADH2 बनता है, इन दोनों से भी बहुत सारी एटीपी आनी होती है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जाने के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। ऑक्सीजन होगा तो एसिटाइल को ए जाएगा और सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा। ऑक्सीजन नहीं है तो ये पूरे साइकिल नहीं चलते, यानी ना NADH बनेगा, ना FADH2 बनेगा, ना इनसे एटीपी आएगी। तो अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पूरा साइकिल चलेगा, सिट्रिक एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये NADH2 FADH, ये तमाम एटीपी बन के 36 एटीपी आपको मिल जाते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ना ये सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है और ना ही 36 एटीपी बन पाते हैं, तो ये साइकिल नहीं चल पाता। लिहाजा जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये कुछ भी इसको आप कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। इन तीनों कंडीशंस में आपको टोटल 36 एटीपी मिलते हैं। लेकिन जहां पे आपके पास ग्लूकोज की कमी है, यानी कि आप उसको चाहे तो कहो एन एरोबिक रेस्पिरेशन या आप इसको कहो फर्मेंटेशन या फिर नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, आपको सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से कि ग्लाइकोलिसिस में या कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोडक्ट कितना है, कितना एटीपी है। ऑक्सीजन है तो 36 एटीपी है, ऑक्सीजन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी कंडीशन होती है जहां ऑक्सीजन है, जहां ऑक्सीजन नहीं है। तो देखें, जब आपके पास रिलैक्सिंग मोड हो, यानी एक बंदा रिलैक्स कर रहा है, खाना वगैरह सब खा चुका है, ठीक है, नॉर्मल हालात हैं, कोई स्ट्रेस उस पर नहीं है, तो रिलैक्स पोजीशन में आपके पास जो होते हैं ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है और आप नॉर्मल एटीपी बना पाते हो। लेकिन जब फर्ज करें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप जो है लड़ाई कर रहे हैं या भाग दौड़ रहे हैं, फाइट हो रही है, फ्लाइट हो रही है, कुछ भी ऐसा एग्जॉस्शन का काम हो रहा है, एग्जॉस्टेड है, सांस फूला हुआ है आपका और बहुत तेजी से सांसें ले रहे हैं, उस वक्त आपकी बॉडी की ऑक्सीजन होती है कम और डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ऐसी कंडीशन में फिर आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपके जो मसल्स हैं वो फर्मेंटेशन करने लग जाते हैं। फर्मेंटेशन का सीधा सीधा मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी रेस्पिरेशन तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी में रेस्पिरेशन करते हैं और आपको सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। जबकि ऑपोजिट साइड पे जब आप रिलैक्स हैं, खाना खाया हुआ है, बिल्कुल आराम से हैं, तो आपके 36 एटीपी बनते हैं, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन डिमांड इतनी होती नहीं है, तो जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो काफी होती है आपके लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमने मुख्तलिफ प्रोसीजर्स पढ़े कि ग्लूकोज कहाँ कहाँ जाती है और क्या क्या करती है, फिर ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा बहुत समझाए और बायो एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लूकोज डिस्कस की है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, और यहाँ तक आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट हो गई है। शुक्रिया।